देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। अगर आप देवभूमि का दीदार करने के लिए आना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में 24 जून से 26 जून तक के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। इसके अलावा भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में शनिवार, रविवार और सोमवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेन थंडर स्टॉर्म की भी चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई है। हालांकि दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी कर दिया गया है और लोगों को यह हिदायत दी गई है कि वो सावधानी बरतें। 26 जून तक के लिए यह रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने इसको लेकर प्रशासन को भी चेता दिया है और आपको बता दें उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी और नैनीताल के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश हो सकती है, इसके लिए भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। तेज हवा चल सकती है, बर्फबारी की संभावना भी कुछ जगह पर हो सकती है और इसके चलते चारधाम यात्रा मार्गों पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और यही कारण है कि लोगों को सावधानी बरतने की अपील लगातार की जा रही है। प्रशासन भी इसको लेकर अब पूरी तरीके से सख्त है और उनकी तरफ से भी तमाम तरीके के इंतजाम इसको लेकर किए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक भी इसको लेकर किया जा रहा है। अब 24, 25, 26 से 3 दिन आगे आने वाले जो है, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ज़्यादातर जगहों में बारिश तो है ही है, हल्की से मध्यम, लेकिन इसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेन जो है वो भी आपको जो है कहीं कहीं पर प्रदेश के जो जनपद है उनमें वो मिलेंगी। तो उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी करीब 3 दिन इसी तरह की चलने वाली हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है, अगर मैं बात करूँ 24, 25 और 26 इसमें ये मिलने वाली है। पहाड़ों में विशेषकर देखें और मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हैवी रेंस तो वहाँ पर भी मिलेंगी। तो इसी की वजह से या फिर जो एकोमुलेशन होगा तो कहीं ना कहीं जो पानी का जल स्तर है गाढ़ गदेरों में वो बढ़ेगा। तो जो लोग इसके आसपास रहते हैं या इसी तरह स्ट्रीम्स वगैरह है तो उनमें भी पानी बढ़ेगा। अब 24, 25, 26 से जो रेड अलर्ट जारी था उसके मेरे ख्याल से 3 दिन बीत चुके हैं और अभी तक लकीली ठीक चल रहा है। फिर भी जो हमारे ऊंचे क्षेत्रों के जितने जनपद हैं सब जगह हमारे लोग अलर्ट हैं। हमारी एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। चारधाम यात्रा रुकी नहीं है। अगर ऐसी नौबत आई तो उस पर भी विचार करेंगे। अभी ऐसी नौबत नहीं आई है और अभी तक यात्रा ठीक ठाक चल। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है, जिससे मौसम काफी सुहावना हो गया है। वहीं मसूरी में मौजूद पर्यटक मसूरी के मौसम का जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे लोगों को वाहनों से आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कोहरे और हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का देवभूमि में पहुंचना अब शुरू हो गया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने ब्राजील से 3 प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पहुंचे, जिनका स्थानीय संस्कृति एवं लोक परंपराओं से ढोल दमाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर ये जो विदेशी मेहमान है वो प्रफुल्लित नजर आए। तो G20 समिट के लिए जिस तरीके से तैयारियां की जा रही थी, अब मेहमानों का आना भी शुरू हो गया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर यहां भव्य स्वागत मेहमानों का किया गया। ढोल दमाऊ से विदेशी डेलीगेट्स का यहां पर स्वागत हुआ। G20 की तीसरी बैठक के दौरान 28 जून को त्रिवेणी घाट पर होने वाले मां गंगा आरती की भव्य आरती को लेकर आपको बता दें कि सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। कुछ कमियां अभी भी देखने को मिल रही है, जिसे शीघ्र ठीक करने के निर्देश भी डीएम सोनिका ने अधिकारियों को दे दिए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि लगातार त्रिवेणी घाट पर सौंदर्यीकरण का काम भी जारी है
और अब यहाँ पर कुछ ऐसे काम है जो रह गए हैं, इसको देखते हुए डीएम ने अब अधिकारियों को इसको पूरा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अभी कुछ लास्ट फिनिशिंग टच हमारे बचे हुए हैं, वही काम चल रहा है। हमारे बोर्ड लग रहे हैं, फसाड लग रहे हैं, सफाई की काम चल रहे हैं, रास्तों पे भी जो डीबीएम और जो रोड फर्नीचर लगना था उसका काम चल रहा है। तो सभी जगह कार्य हमारे चल रहे हैं। नहीं, जैसे ये एनएच है, यहाँ पे हमारा रूट है, इसमें एनएच वाले काम करके चले गए हैं। अब जो साइड एरिया है जहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई की और ब्यूटिफिकेशन की कमी दिख रही है, उस पर हम काम करें। हम 28 तारीख को हमारा यही है कि शाम के वक्त का टाइम है और शाम के वक्त वो आएंगे। आरती का जो फिक्स टाइम है यहाँ पे, उसी टाइम पे आरती हो। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी विधायक मदन कौशिक और दूसरे नेताओं पर सबसे बड़ा लैंड जिहाद करने का आरोप लगाया है। करण माहरा ने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि लैंड जिहाद के नाम पर सरकार के ही विधायक सबसे बड़ा लैंड जिहाद कर रहे हैं। करण माहरा ने जूना अखाड़ा की करोड़ों की जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप भी लगाया। वही मंडला आपको बता दें कि महामंडलेश्वरों के गुस्से का जो वीडियो है वो भी जारी किया गया है और साथ ही वो कागजात पेश किए हैं जिसमें मदन कौशिक के परिवार वालों के नाम जमीन खरीदी गई है। करण माहरा ने विधायक मदन कौशिक को सामने आकर अपना पक्ष रखने की भी मांग की है और साथ ही हाई कोर्ट के सिटिंग जैसे इस मामले की जांच कराने की भी अपील यहां की गई है। करण माहरा ने कहा है कि अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वरों ने पीएमओ से शिकायत करते हुए चेतावनी दी है कि अगर इसकी जांच नहीं हुई तो दिल्ली जाकर धरना वो करेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता को धन्यवाद देता हूं। असली बात यही है कि मदन कौशिक जी सांसद के दावेदार बनना चाहते हैं, ठीक है ना? तो साथ संत निपट जाए, आपस में झगड़ते रहें, संपत्ति के लिए झगड़ते रहें, आश्रमों के लिए झगड़ते रहें, हम आश्रमों में राजनीति करते रहें, तो ये उनका मंसूबा पूरा होना नहीं है। और हमने तो आज सुना है कि मदन कौशिक ने थ्रेट दी है कि महात्मा हमारा क्या कर लेंगे, विधायक से आगे के, विधायक से तो नीचे कुछ नहीं कर लेंगे। तो मैं उनको ये बता देना चाहे हूँ, विधायक से आगे पैदल होते हैं, तो आप अगर पैदल होने की तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है, लड़िए महात्माओं। बीजेपी के लैंड जिहाद की कलई खोलने की कोशिश की है। अजय सिंघल बीजेपी के 6 बार के पार्षद हैं। वो सहजदारा रोड के पास एक भू कब्जे की बात कर रहे हैं, लगातार वो आवाज उठा रहे थे, लेकिन सरकार और नगर पालिका सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी, जो मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी है, उस पर आरोप लगाया कि उन्होंने 6 बीघा जमीन पर कब्जा किया। नगर पालिका ने नहीं सुनवाई की तो उनको आयुक्त के पास जाना पड़ा और उन्होंने सूचना के अधिकार पे इस पर जब सूचना मांगी तो 3 बीघे पे कब्जे की बात स्वीकार करी गई, लेकिन कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं हुई। केवल कुछ उसके भी एक छोटे पार्ट पे कब्जा हटाने की बात स्वीकार करी गई है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय की विवादित चाय बागान की जमीन को लेकर अब बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष विशन सिंह चुफाल ने जिला प्रशासन के नोटिस का शनिवार को जवाब दाखिल किया। जिला प्रशासन के सामने बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह जमीन उनके नाम के साथ साथ बीजेपी के नाम से रजिस्ट्री हुई है, जबकि नोटिस उन्हें उनके नाम से दिया गया है। वहीं बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उस समय जो अधिकारी रहे, अगर उनके द्वारा कोई गड़बड़ी की गई है तो ये जांच का विषय है, लेकिन अब ये जमीन बीजेपी प्रदेश कार्यालय के नाम दाखिल खारिज हो गई है। मुझे पार्टी कार्यालय के लिए एडीएम के प्रशासन के कार्यालय से नोटिस मिला था, तो उस नोटिस का जवाब देने के लिए कल हम पार्टी के हमारे माननीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, हमारे कोषाध्यक्ष और अन्य महामंत्री पदाधिकारी के साथ बैठक हुई। तो उसका नोटिस का उत्तर देने के लिए मैं अभी 11 बजे यहाँ पर था। जो एडीएम के द्वारा प्रशासन की ओर से जो नोटिस मिला वो व्यक्तिगत बिशन सिंह चुफाल, सन ऑफ श्री नारायण सिंह चुफाल के नाम से मिला, जबकि रजिस्ट्री हुई है बिशन सिंह चुफाल, सन ऑफ नारायण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, बलबीर रोड, इस नाम से रजिस्ट्री हुई। तो दाखिल खारिज में भी इसका नाम चला हुआ है। तो बहुत सारे लोग और दाखिल खारिज में भी इसका नाम चला हुआ है
इसके साथ इसके लिए खाता खतौनी के साथ साथ दाखिल खारिज भी हुआ है। वहीं गदरपुर में बात जनसंपर्क अभियान के तहत विधायक अरविंद पांडे ने पत्रकारों से बातचीत की है और इस मौके पर बोलते हुए विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण और नए भारत के निर्माण की दिशा में हुए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर चर्चा उन्होंने की। अरविंद पांडे ने 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। आप देश की जनता का माइंड सेट को आप माइंड को पहचान गए होंगे, आप भावनाओं को पहचान गए होंगे। देश के कोने कोने से आवाज़ आ गई है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो मोदी पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता जो सपना देख रही है ना विश्वगुरु बनाने का, यह विश्वगुरु हिंदुस्तान नहीं बन पाएगा। और कई प्रमाण दिए हैं विश्व के कोने कोने में योग दिवस को पहुंचाना, कोविड काल में कई देशों की सहायता करना, ये सब काम ऐसे हैं जो विश्व गुरु के लक्षण हैं। और इसीलिए आम जनता कमल के फूल पर वोट डालकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और आम जनता का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। आम जनता ने तय किया है कि इस बार कम से कम 400 पार, इससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सरदार पटेल भवन में एंटी ड्रग्स दिवस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई जो उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुसार पुलिस विभाग साल 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहा है और इसी के तहत समय समय पर ऐसे सेमिनार का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार मीडिया ने कहा है कि पुलिस विभाग द्वारा ऐसे कई स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां से ड्रग्स सप्लाई का काम किया जाता है। वहीं पुलिस महानिदेशक का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी जगहों पर जल्द ही पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलेगी। ये एंटी ड्रग्स पखवाड़ा चल रहा है अभी पूरे देश भर में एंटी ड्रग्स जागरूकता के लिए, और उसी के तहत ये आज हमने सेमिनार किया है जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया, विभिन्न विभागों को शामिल किया गया, ड्रग एडिक्शन सेंटर वालों को बुलाया, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, उन सबको बुलाया। और हमने जो है हमारा प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाना है, उसी की ओर हमारे ये सब कदम हैं। और जो भी हमारे एनफोर्समेंट में जो भी गैप्स होंगे उसी को प्लग करने के लिए कि कहाँ लूप होल है, कहाँ कमी रह जा रही है, हम जीरो पे क्यों नहीं ला पा रहे हैं, उसी के लिए आज हमने मंथन किया है। वहीं रुड़की के आपको बता दें कि बेलड़ा गांव में हुए विवाद का ये पूरा मामला है और सीएम धामी ने हरिद्वार डीएम और एसएसपी को इसके लिए तलब किया। कमिश्नर और आईजी गढ़वाल से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है और आपको बता दें कि प्रकरण पर महापंचायत बुलाने में अब कांग्रेस भी जुट गई है। हालांकि अब इसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा देखना होगा, लेकिन लुड़की के बेलड़ा गांव में जो विवाद हुआ अब वो गहराता जा रहा है और इसको देखते हुए सीएम धामी ने हरिद्वार डीएम और एसएसपी को इसके लिए तलब किया है। कमिश्नर और आईजी गढ़वाल से 15 दिन के अंदर इसके लिए रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं हरिद्वार के रुड़की के बेलड़ा गांव में युवक की मौत के बाद हुए बवाल के बाद अभी भी हालत सामान्य नहीं हुए हैं, लेकिन इस मामले में राजनीति भी अब खूब होने लगी है। अब तक विपक्ष के कई नेता गांव में जाकर पीड़ित परिवार से मिले हैं, जबकि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी इस मामले में गांव का दौरा कर चुका है। गांव में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं इस घटना के बाद पहली बार मुख्यमंत्री ने डीएम और एसएसपी दोनों को तलब किया है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश कांग्रेस
SC/ST विभाग के पदाधिकारी और हरिद्वार क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पीड़ित परिवार को मुआवजा और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने बेलड़ा गांव की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए हैं। जो नौजवान जिस पिता ने अपना बेटा खोया, जिस बेटी ने अपना पति खोया, हम उनकी अर्जी लेकर के, उनकी प्रार्थना लेकर के पूरी कांग्रेस मुख्यमंत्री के पास आई और हमने कहा कि इन्होंने जो बिंदु इसमें रखे हैं, ये बिंदु वास्तविकता को दर्शाते हैं। 11 जून को बेलड़ा में एक दलित परिवार के युवक की हत्या हो जाती है और पीड़ित परिवार लगातार गुहार करता है FIR दर्ज करने के लिए, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती है, जबकि उसके माँ, उसके पिताजी, उसकी पत्नी, उसके भाई सब ने थाने में लगातार कहते रहे कि हमारी तरफ से अभियुक्तों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है कि सबसे पहले तो आपसी सौहार्द बने रहना चाहिए। अगर गांव में इस तरह से इतनी बड़ी घटना होगी और उसके बाद आज तक हालात सामान्य नहीं हुए तो चिंता का विषय है। इसी विषय में हम आज माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, क्योंकि मैं खुद घटना की जानकारी लेने के लिए 13 तारीख को वहाँ गई, गाँव में गई। सारे मैंने जब महिलाओं की पीड़ा सुनी, मृतक के पिता सुरेश के साथ जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज उस पर भी किया, छोटे छोटे बच्चों पे किया और महिलाओं के भी ऐसी जगह प्राइवेट पार्ट्स पे भी चोट मारी गई, उनकी हालत सीरियस है। जो नौजवान वहीं उत्तराखंड STF ने दिल्ली के अशोक नगर से LIC के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल देहरादून में राजेंद्र नगर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ एक युवक ने पॉलिसी मैच्योरिटी के नाम पर 43 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ठग ली है। व्यक्ति की शिकायत पर इस मामले की जांच STF को सौंपी गई थी और इसके बाद STF की टीम ने साक्ष्यों को जुटाकर जांच शुरू कर दी और आखिरकार STF ने ठगी करने वाले अभियुक्त अजीत कुमार को दिल्ली के थाना अशोक नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 6 मोबाइल फोन, आधा दर्जन सिम कार्ड, और इसके साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL के साथ ही 47,000 रुपए नकद, 2 रजिस्टर और 1 चेकबुक बरामद की गई है। आपको बता दें कि SSP STF ने ये बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्त अजीत के अन्य साथियों का भी पता लगाया जा रहा है, जबकि धोखाधड़ी से अर्जित की गई संपत्ति का भी पता यहां पर लगाया जा रहा है। पिछले माह जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून है, हमारे यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक सीनियर सिटीज़न थे, 80+ ईयर्स एजेड थे। उनके साथ में पिछले 5-6 वर्षों से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ रिन्यू कराने के नाम पर, बंद पॉलिसीज़ को दोबारा से स्टार्ट कराने के नाम पर और अन्य लुभावने ऑफर देकर उनके साथ में 43 लाख से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई थी और ये पिछले 5-6 साल से धोखाधड़ी इनके साथ में चल रही थी। और जब इनको इस बात का पता चला कि जो पैसा गया है वो कंपनी के अकाउंट में, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में नहीं गया है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। तो इसमें जो हमारी टीम है उनके द्वारा काफ़ी मेहनत की गई और इसको वर्कआउट करने की कोशिश की गई। जिन नंबर से कॉल किया गया था, जिन अकाउंट्स में पैसे गए थे, उन सारी डिटेल्स को एनालिसिस करके कल हमारी टीम ने दिल्ली से एक जो मेन इसका सरगना है इस पूरे गिरोह का, अजीत, इसको गिरफ्तार किया है।